जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, बड़े भाई विनर्तन सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़े भाई विनर्तन सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य कुलदीप भार्गव जी जिंदाबाद, मान्य कुलदीप भार्गव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो बहुजन की बात करेगा बाबा देश पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, साथियों आपके बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं। सभी साथियों से आग्रह है बहुजन कि आपके हाथ में जो फूल है उन फूल के साथ में मानिए हमारे अतिथियों का आप स्वागत करें। सभी कोई साथी किसी तरह की धक्का मुक्की नहीं करेगा। आदर सम्मान के साथ हमारे अतिथियों को स्थान दीजिए। उनका स्वागत फूल के साथ जो आपके हाथ में है उनके साथ स्वागत कीजिए। माननीय जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय श्री विनय रतन सिंह जी हैं, मुख्य अतिथि हैं, और हमारे अध्यक्षता हजरत अल्लामा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब जो लखनऊ बड़े इमाम बाड़े की आसमी मस्जिद के इमाम जुमा हैं, वो हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। हम अपने अतिथियों से अनुरोध करेंगे वो स्थान ग्रहण करें, अपनी जगह लें। सभी सम्मानित साथी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भाई भीम आर्मी के लोग बड़े अनुशासित लोग हैं, इसलिए आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद भी की जाती है। मैं इसलिए आप सभी सम्मानित साथियों से जो भीम आर्मी के बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही हमारे संघर्षशील साथी हैं, उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अनुशासन का परिचय देते हुए वो तमाम साथी कृपया करके अपना अपना सैयद बाबर अशरफ साहब जहाँ कहीं भी हो मंच पर तशरीफ ले आए। सैयद बाबर अशरफ साहब, मोहम्मद अहमद मियाँ मोहम्मदी मिशन के महासचिव यूथ अध्यक्ष जहाँ भी हो मंच पर तशरीफ ले आए। सभी सामान्य साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं भीम आर्मी के सभी जिम्मेदार साथियों से निवेदन करूंगा कि आप तमाम साथी जो इधर उधर खड़े हुए हैं, आप तमाम साथी भी प्रोग्राम मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपना सैयद बाबर अशरफ साहब से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। मुस्लिम महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आपके आप तमाम साथी जो आगे खड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केवल मीडिया के साथी यहाँ पर खड़े होंगे। बाकी जो हमारे तमाम साथी भीम आर्मी के लोग हैं वो कृपया करके यहाँ से हट के पीछे जा करके अपना साथियों आप सबसे निवेदन है कि अपनी स्थान ग्रहण करें, अपनी जगह लें। आप लोग बहुत अनुशासित लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय कल्बे जवाद साहब जी मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग सबके सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा अनुरोध है पत्रकारों से बाद में बात बैठ कर लें। मैं चाह रहा था राष्ट्रीय जी और
आइए हमारे उलमा कराम भाई मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग तशरीफ रखें, स्थान ग्रहण कर लें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पत्रकारों के अलावा जो भी साथी है बाहर मंच की तरफ, पत्रकारों के अलावा जो भी साथी हैं अपना स्थान ग्रहण करें। पत्रकारों के अलावा जो भी साथी मंच पर मौजूद हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो मंच से नीचे चले जाएं। मैं अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करना चाहता हूं। इसको बंद कर दीजिए भाई, इसको बंद कर दीजिए। कार्यक्रम की मैं निवेदन करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय रतन सिंह जी से कि बाबा साहब के पोस्टर पर माल्यार्पण करें, पुष्प अर्पित करें। अब मैं जाहिद मियाँ उर्फ पप्पन मियाँ से निवेदन करूंगा कि वो वारसी पाक की चादरें कुछ लाए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बांधेंगे और हमारे उलमाए किराम जिसमें खुसूसी तौर से, विशेष तौर से आफ्ताब शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना कल्बे सैयद जवाद नकवी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ, उनको चादर उड़ाएंगे। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं पप्पन मियाँ से गुजारिश करूंगा कि मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब के चादर दस्तार बंदी करें। हमारी खुशबख्ती है, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान एक और आलिम दीन नायब इमाम जुमा सैयद रज़ा हैदर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। पप्पन मियाँ से मैं कहूँगा कि उनकी भी दस्तारबंदी करें। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, मंच पर हैं। मैं पप्पन मियाँ साहब से चाहूँगा कि उनकी भी दस्तारबंदी करें। कुलदीप भाई इधर तशरीफ़ ले आएँ। मैं अपने अनुशासन सिपाहियों से निवेदन करता हूं कि वो अपने स्थान ग्रहण करें। हमारे दरमियान मोहम्मदी मिशन के यूथ अध्यक्ष अहमद मियाँ साहब मौजूद हैं। मैं पप्पन मियाँ साहब से चाहूँगा कि उनकी दस्तारबंदी करें। केवल मीडिया के लोग आगे, बाकी सबका पीछे करो। क्या जो हो पीछे करो, पीछे करो। मोबाइल वालों को सबको पीछे करो, मीडिया वालों को। हमारे पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब मंच पर मौजूद हैं। मैं पप्पन मियाँ साहब से चाहूँगा कि उनकी भी दस्तारबंदी करें। अब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी चराग कभी तीर घी से हार गए, कभी चराग कभी तीर घी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए। अजब खेल का मैदान है ये दुनिया भी कि जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। अजब खेल का मैदान है ये दुनिया भी कि जिसको जीत चुके थे इसी से हार गए। मैं अब इस कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन के लिए भाई मकसूद अंसारी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और संक्षेप में अपनी बात करें, क्योंकि कार्यक्रम पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इसके लिए हम आपसे सबसे क्षमा चाहते हैं। आए मकसूद अंसारी साहब। आज का इस भव्य कार्यक्रम में भाईचारा
और जो इसके भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन जी और स्टेज पर बैठे कल्बे जब्बार साहब और भी हमारे बहुत से साथी और आमिर साबरी साहब ने जो हमें इनवाइट किया। पूरे देश में एक माहौल खड़ा हो गया है कि हमें इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। आज ये भाईचारा का संदेश पूरे देश में यहाँ से जाना चाहिए। लखनऊ की सरजमीन से आपका भाई मकसूद अंसारी जो कि भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आपके यहाँ से एक आवाज़ जानी चाहिए कि हम लोग पूरे भारत के सारे लोग एक मिलकर काम करेंगे और आने वाली सरकारों को यहाँ से हटाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज भी हमारा भाई ईरान एक मुजाहिद है जो हमारे भाइयों को, फिलिस्तीन के लोगों को बचाना चाहता है और इजराइल को उसकी औकात दिखाना चाहता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए और बुराई की हार होना चाहिए। मेरे सभी साथी जो दूर दूर से आए, मैं उनका सबका इस्तकबाल और उनसे मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे साथियों, मैं तो बस यही चाहता हूं, तुमने चाह होता तो हालात बदल सकते थे और तुम्हारे आंसू मेरे आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे पानी सी झील की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मेरे साथियों, बस एक सवाल और मैं कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी, आज उत्तर प्रदेश में वो समय आ गया कि हमें दोबारा खड़ा होकर के फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी एक साथ मिल करके। दलित मुस्लिम पिछला करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इन सरकारों को बदलना है और इंसाफ का, कानून का हमें फिर वो वक्त लाना है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आदाब, जय भीम दोस्तों। मेरे सभी स्टेट में जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको दिल से मुबारकबाद देता हूं और खास तौर से आमिर साबरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद पसमानदा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब। मैं अब निवेदन करूंगा अपने साथियों से कि जो माल्यार्पण करना चाहते हैं मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विनय रतन सिंह जी की, कि वो आए और उनके माल्यार्पण करें। स्वागत माला से स्वागत करें हमारे भीम आर्मी के साथी, हमारे आज इस शहर की नायाब शख्सियत मौलाना कल्बे सैयद जवाद साहब और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय माननीय श्री विनय रतन सिंह जी का माला से स्वागत करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री विनय रतन सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के हैं, मौलाना कल्बे सैयद जवाद नकवी साहब जो इमाम जुमा लखनऊ आसफी मस्जिद के हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब की शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं, ये वो शख्सियत है जो ज़मीन से जुड़ी हुई शख्सियत है। पिछले 40-45 साल से कोई भी सरकार रही हो उसकी चूल्हे हिलाने का काम किया है तो मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब ने किया है। ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है। आज हमें बड़ी ताकत मिली है कि वो हमारे दो सूरमा हमारे एक मंच पर एक साथ हैं। एक लोकप्रिय नेता हमारे श्री विनय रतन सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के, दूसरी बड़ी अहम शख्सियत मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब जो हमारे मंच पर, स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं। इस कार्यक्रम के बाद, माल्यार्पण के बाद जो एक मेरा प्रस्ताव है, प्रस्तावना, जो ये कार्यक्रम हो रहा था, एक वक्फ बिल पास हुआ है इस सरकार में, उसके विरोध में ये कार्यक्रम रखा गया था। कौमी भाईचारा मंच और भीम आर्मी एकता मिशन का संयुक्त कार्यक्रम ये है। उसका प्रस्ताव अध्यक्ष जी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके सुनने के बाद मैं अगले वक्ता को फिर दावत देता हूँ। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के प्रमुख न्यायाधीश महोदय,
विषय वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लेने, मॉब लीचिंग पर सख्त कानून बनाने एवं हेड स्पीच का दायरा श्रेणी तय करने एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दलित एवं मुस्लिम युवकों को झूठे मुकदमों में फंसाए जाने एवं बाद में न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित होने पर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने हेतु भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं भारत के उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस को प्रेषित ज्ञापन। वक्फ का संबंध मुसलमानों से वैसा ही है जैसा शरीर का आत्मा से होता है। यह महज जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी तहजीब, हमारा अकीदा, इमामों बुजुर्गों की अमानत है एवं आने वाली पीढ़ियों की आत्मीय सरमाया है। सरकार द्वारा इस संबंध को तोड़ने हर कोशिश मुसलमानों के लिए मृत सम्मान है। वक्फ मात्र एक कानून संकल्पना नहीं बल्कि ये एक पाक और बेमिसाल सामाजिक धार्मिक संस्था है जो मुस्लिम पर्सनल के अंतर्गत संचालित होती है, जो भारतीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह सामाजिक विकास, शिक्षा तथा समाज सेवा का एक मजबूत स्तंभ है जिस पर मुसलमानों की राय और भागीदारी के सरकारी कब्जा या बदलाव न सिर्फ असंवैधानिक है अपितु मुस्लिम समाज के अस्तित्व पर सीधा हमला है। मुस्लिम समाज की लोकतांत्रिक एवं वैध मांगे। नंबर 1, वक्फ संशोधन 2025 तत्काल रद्द किया जाए। नंबर 2, उपयोगकर्ता आधारित स्वामित्व वाले सभी प्रावधानों को हटाया जाए। वक्फ से जुड़े मामलों में न्यायालयों की निगरानी को पुनर्स्थापित किया जाए। राज्य व निजी संस्थाओं के कब्जे में पड़ी वक्फ संपत्तियां वापस की जाएं। मुस्लिम समुदाय के विधिक एवं धार्मिक विशेषज्ञों के साथ एक राष्ट्रीय वक्फ संरक्षण आयोग गठित किया जाए। वक्फ सर्वेक्षणों में पारदर्शिता हो एवं सार्वजनिक रूप से सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। राज्य वक्फ बोर्ड को संघीय ढांचे के तहत सहायता दी जाए। मॉब लीचिंग पर सख्त कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो। गौ-कशी के नाम पर अराजक तत्वों को समूह द्वारा निर्दोष दलितों एवं मुस्लिमों को बुरी तरह पीट कर मार दिया जाता है एवं पुलिस प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता, उल्टे पीड़ित लोगों को ही और प्रताड़ित किया जाता है। इस पर सख्त कानून के बने जिससे इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गौ-कशी के नाम पर अवैध वसूली एवं झूठे मुकदमों में फंसाए जाने पर आला अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। हेड स्पीच का दायरा तय हो एवं उच्च न्यायालय द्वारा जांच उपरांत मुकदमा लिखा जाए। हेड स्पीच के नाम पर सत्ताधारी पार्टियां अपने विरोधियों, विशेष तौर से मुस्लिमों, दलित समुदाय को टारगेट कर मुकदमे पंजीकृत कर उनको जेल भेजने एवं जनप्रतिनिधियों की तुरंत सदस्यता समाप्त करने का घिनौना खेल खेल रही है। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं ऐसे वीडियो मंगाकर जांच कर कार्रवाई करे जिससे सत्ताधारी पार्टियों की मनमानी को रोका जा सके। सत्ताधारी पार्टियों द्वारा विपक्षियों को झूठे मुकदमों में फंसाए जाने की जवाबदेही तय हो। अक्सर सत्ताधारी पार्टियों द्वारा अपने विपक्षियों, विशेष तौर से दलित मुस्लिम युवकों को पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर झूठे मुकदमों में फंसाकर आतंकी एवं अपराधी बनाने का खेल काफी लंबे समय से खेल रही है, जिनको पूरी जवानी निकल जाने के बाद न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित होने के उपरांत उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। झूठे मुकदमों में फंसाने के आरोप में उनको भी जेल भेजा जाए। सरकार द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर मस्जिद एवं दरगाहों को अवैध बताकर बिल्डोज करने का जवाबदेही तय हो। सत्ताधारी पार्टियों द्वारा एक तरफा मस्जिदों एवं दरगाहों को अवैध बताकर बिल्डोज करने का एक घिनौना खेल चल रहा है, इसको अविलंब रोका जाए। सरकार से जवाब मांगे कि सिर्फ मस्जिद एवं दरगाहें क्यों, जबकि दूसरे धर्म के पूजा स्थल लाखों की तादाद में सरकारी संपत्तियों, सड़कों, पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों पर अवैध रूप से बने हुए हैं, जिनको चिन्हित कर गिराया जाए। सांप्रदायिकता एवं नफरत के आधार पर सिर्फ मुस्लिम और दलित समुदाय, मस्जिद, मदरसे एवं दरगाहें टारगेट किए जा रहे हैं, इनको रोका जाए। बुद्ध गया मंदिर बौद्धों के हवाले किया जाए। बुद्ध गया मंदिर जो बिहार में स्थित है, बौद्धों का प्राचीन धार्मिक स्थल है, गैर बौद्धों से आजाद कर बौद्ध समुदाय के सुपुर्द किया जाए। ये हमारा प्रस्ताव था। हम सब चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय रतन सिंह समेत तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ उठाकर इसको प्रस्ताव पारित करने की कृपा करें। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव विकास बाबू एवं बड़े भाई डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी से निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि वो मंच पर तशरीफ लाएं और हमारे मेहमानों का पट्टा डाल के स्वागत करें।
भाई तमाम लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के, जो पत्रकार नहीं है वो अपना स्थान ग्रहण कर लें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पत्रकारों को खड़ा रहने दें। वॉलंटियरों को करो हटाएं, वॉलंटियर जो लोग पत्रकार नहीं उनको हटा दो भाई पीछे, इनसे बोलो ना हटाएंगे ना ये। भैया फोन वाले सारे पीछे चले नहीं अभी देखता हूँ, अरे साइड आ जा भाई, इधर अभी बैठ जाएगी। मुझे माइक पकड़ लो, बहुत अभी आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आए हुए मेहमानों का। बैठ जाओ भाई। अब मैं निवेदन करता हूं जनाब मोहम्मद अहमद मियां साहब जो यूथ अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के, वो आए और एजेंडे पर संक्षेप में मुख्तसर अपनी बात को रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग बदल जाते हैं हालात के डर से, कुछ लोग बदल जाते हैं हालात के डर से, कुछ लोग करीने से बदल देते हैं हालात। हज़रत मोहतरम, मैं आए हुए तमाम हजरात का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से जो सामने हमारे बैठे हुए हैं, क्योंकि आज का ये इजलास जो हो रहा है वो आपकी मेहनत और आपकी काविशें और आपकी यहाँ पर मौजूदगी ने इसको मजबूती दी है। अभी हमारे आमिर साबरी साहब ने जो प्रस्तावना पेश किया है, हम सब इस प्रस्तावना की तायद करते हैं और मौजूदा हालात में मुल्क में जो स्थिति है किसी से जो है छुपी नहीं है कि किस तरह से धर्म के नाम पे, जात के नाम पर, वफ़ के नाम पर और हमारे संविधान के पर और आरक्षण को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, अगर हम आप एक साथ नहीं खड़े होंगे तो एक दिन आएगा कि हमको चुन चुन कर इस मुल्क में जो जो प्रताड़ना दी जाएगी उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अपने वजूद को बचाने के लिए एक साथ आना है और एक साथ खड़े होना है, और हर वो जो सेना होती है उसके जो सैनिक होते हैं वो बहुत अहम है। हमारे साथ उलमा की भी टीम है, हमारे साथ लीडरों की भी टीम है, लेकिन हमें ज़रूरत है एक मजबूत सैनिकों की, और आप से उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं और मजबूती से इस सेना को बढ़ाएं और इतना बढ़ाएं कि ये मुल्क आपका हो और आप इस मुल्क के असली हकदार हैं और आप तक ये चीज़ पहुंचना चाहिए। मैं इसी के साथ, चूँकि वक्त तंग है, हमारे साथ वक्ताओं की बड़ी टीम है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से आमिर साबरी साहब का और कुलदीप भार्गव साहब का, जिन्होंने मुझे अपनी मोहब्बत और इस स्टेज पे बुलाया और मुझे मौका दिया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अहमद भाई साहब कि आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत अच्छी बात करी। अब मैं निवेदन करूंगा भारत सिंह जी से कि वो मंच पर आए। मेरा आग्रह है भारत सिंह जी से कि वो अपनी बात कहें। भाई भारत सिंह जी, भीम आर्मी के ये बहुत मजबूत सिपाही हैं भारत सिंह जी। एक जोरदार नारा लगना चाहिए तो बात बनेगी। बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, मानव कांशीराम साहब अमर रहें, मानव कांशीराम साहब अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संत रविदास जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज के इस भीम आर्मी के बहुत ही भव्य कार्यक्रम में आए माननीय मुख्य अतिथि माननीय विनय रतन सिंह जी तथा हमारे कलवे जब्बार साहब के साथ में बहुत सारे हमारे साथी लोग आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस देश में क्रांति बहुत जल्द होने वाली है और हमारी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में परिवर्तन की लहर चलने वाली है और बहुत दूर नहीं है। बहुत अत्याचार हो रहा है
सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है। आज मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा पे इतना ज़्यादा हमला हो रहा है। प्राइमरी स्कूल लगभग 35,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जो हमें शिक्षा से वंचित करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से जम के विरोध करना है। और माननीय विनय रतन सिंह जी से अपील करूँगा, इस मुद्दे पे शिक्षा पे जोर दें, क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, बैकवर्ड समाज एकदम किनारे पे आ गया है। शिक्षा बिल्कुल दूर हो चुकी है, शिक्षा प्राइवेट कर दिया गया है और शिक्षा को लगभग ख़त्म करने की योजना है। हम लोग जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत शिक्षा प्राप्त किए हैं, बड़े पैमाने पर लोग नौकरियों में आए हैं, समाज में कुछ सुधार हुआ है। हम सामने देख रहा हूँ, हमारे बहन बेटियों के शरीर पे एक अच्छे कपड़े दिख रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब बहन बेटियों के शरीर पे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। आज मैं बहुत खुशी इजहार कर रहा हूँ, माननीय विनय रतन सिंह जी जो इस लखनऊ की धरती पे आए हैं, और हमारे साथ में माननीय कलवेज जब्बार साहब, उनकी पूरी टीम इकट्ठी हुई है। ऐसा लगता है कि क्रांति बहुत नज़दीक है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद भारत सिंह जी, बहुत ही कम समय में अपनी बहुत अच्छी बात रखी। भारत सिंह जी का कुल मिलाकर के ये कहना था कि आसमानों में उड़ना बहुत आसान है, मगर आसमानों में उड़ना बहुत आसान है, मगर बस परों में ताकत परवाज होना चाहिए। इनकलाब आएगा एक दिन, शर्त इतनी है मगर बागियों जैसा तेरा अंदाज होना चाहिए, बागियों जैसा तेरा अंदाज होना चाहिए। मैं इसी के साथ बहुत ही अदब और एहतराम के साथ नायब इमाम जुमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रज़ा हैदर साहब से गुजारिशगुजार हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और वक्फ अमेंडमेंट बिल, मॉब लीचिंग और जिस तरीके से दलित और मुस्लिमों की गौकशी के नाम पर जो हत्या हो रही है, इस पर अपनी बात रखें। मोहतरम रज़ा सैयद रज़ा हैदर साहब कुल्ला तशरीफ़ लाएँ। शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसने सूरज को रोशनी, चाँद को चांदनी और हमें और आपको ज़िंदगी अता की। जिस नाम से पुकारो वो सुनता है। आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, किसी के धर्म के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि जुल्म और अत्याचार के ख़िलाफ़। जुल्म करना गलत है, अत्याचार करना गलत है, तो जुल्म और अत्याचार को बर्दाश्त करना उससे ज़्यादा गलत है। वो कौमें ज़लील होती हैं, उन कौमों की कोई इज़्ज़त नहीं होती है जो जालिम के सामने खड़े नहीं होते हैं। जितना पीछे हटिएगा उतना ये लोग आपको दौड़ाते रहेंगे, और जितना इनके मुकाबले में आइएगा तो ये लोग पीछे हटते रहेंगे। आज ये जो जंग है, आज ये जो युद्ध है, ये किसी दो मज़हब के दरमियान नहीं है। आज ये जो जंग है, ये युद्ध है, ये कमज़ोरों और ताकतवरों के दरमियान है। आप देखें, बज़ाहिर ताकत इसराइल की बहुत ज़्यादा है। 30,000 से ज़्यादा बच्चों को इसराइल ने फ़िलिस्तीन में कत्ल किया है। लाखों बेगुनाह इंसानों को इसराइल ने कत्ल किया और कत्ल कर रहा है। जितने हॉस्पिटल गज़ा में थे सबको इसराइल ने नाबूद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद उसने ईरान के ऊपर हमला किया। और आज सुबह इसराइल का जो सबसे पक्का और ख़बीस दोस्त है अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके एटमी पावर के ऊपर हमला किया। कह रहा था 2 हफ्ते बाद मैं फ़ैसला करूँगा। कितना बड़ा धोखेबाज है, कितना बड़ा मक्कार है। आज उसने हमला किया, लेकिन दुनिया देखेगी एक दिन कि जालिम को शिकस्त मिलेगी और मजलूम को फतह मिलेगी। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो हमारा ईमान है, वो हमारी शराफत है। हमें देखना सिर्फ ये है कि हमारे सीने में ज़्यादा ताकत है या इनकी गोलियों में ज़्यादा ताकत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये जो इत्तेहाद है, अगर इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई फितना है तो हम अपने ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं हमें हर फितने से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे नायब इमाम जुमा आसवी मस्जिद सैयद रज़ा हैदर साहब, आप देख रहे हैं कि जो देश का माहौल है, दलितों को मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाता है और उसके बाद फिर जब दो अलग हो जाते हैं तो उनको अलग अलग करके मारा जाता है। ये देश की राजनीति पिछले 78 साल से चली आ रही है। आपने अभी देखा होगा, जल्दी में एक कथित मुस्लिमों की हमदर्द पार्टी है उत्तर प्रदेश में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने देखा कि उन्होंने एक दलित सांसद को किस तरीके से बुलवाया और किस तरीके से उन पर जानलेवा हमले कराए। उसके बाद खुद महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति पर वो माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बेगैरती और बेशर्मी की बात हो नहीं सकती है। दूसरे आपने देखा, अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मुस्लिमों के लिए खुलकर बोल नहीं सकता है। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल सकते? आप मुस्लिमों का वोट तो खुलकर लेते हैं, खुलकर उनसे कहते हैं कि आप वोट दीजिए, लेकिन बोल नहीं सकते। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें डर है कि वो संघीय एजेंडे से किनारे ना हो जाएं। आज इसी संघीय एजेंडे के लिए, संघीय एजेंडे के खिलाफ, संघीय एजेंडे के विरुद्ध हम यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। आज हमें यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश देना है कि दलित मुस्लिम कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं और भविष्य में भी भाई रहेंगे। ये इन राजनीतिक कथित हमारे हितैषी दल जो हैं, चाहे वो दलितों के हों चाहे वो मुस्लिमों के हों, उनको ये संदेश देना बहुत आवश्यक है कि हम कहाँ पर थे और कहाँ पर हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के बाद अगले वक्ता को आमंत्रण करूँगा, निमंत्रण दूंगा, आग्रह करूँगा कि भले ही एक बार होना चाहिए था, भले ही एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था, और खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में, खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में जिन्हें सरदार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में जिन्हें सरदार होना चाहिए था। और जो सच है छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए था। मीडिया का रोल भी आज इतना गंदा हो चुका है कि जहाँ किसी दलित पर, किसी मुस्लिम पर कहीं अत्याचार होता है तो मात्र 4 लाइन, अधिक से अधिक 6 लाइन, वो भी अगर बहुत बड़ी घटना घटती है तो, अन्यथा कहीं सफ़े पर दिखती नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ किसी गैर जाति का, खुल के मैं कह दूँ निसंकोच, किसी ब्राह्मण का, किसी ठाकुर का, किसी गुप्ता का कोई हल्की सी भी कहीं खरोच भी आती है तो मीडिया फ्रंट पेज पे वो बड़ी लाइन 6 कॉलम की और 8 कॉलम की खबर छपती है। यही नहीं, 24 घंटे जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं सब उसी खबर को रिपीट करते रहते हैं। मैं इसी के बाद अगले वक्ता हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा वो तशरीफ लाएं और आपको संदेश दें। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। मंच पर मौजूद हमारे आदरणीय, हमारे आदर्श बड़े भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गुरु, हमको बहुत कुछ कम दिनों में सिखाने वाले जनाब, जिन्होंने पिछले 10-15 दिनों में 4-5 मुलाकातों में बहुत कुछ सिखाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और जो कुछ आपने बातें बताई ताउम्र उसको मैं ध्यान में रखूँगा। इस मंच पर मौजूद तमाम धर्मगुरु और तमाम सामाजिक संगठन के लोग, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इससे पहले मैं आज आपके बीच में कुछ बात रखूं। ये ऐतिहासिक सभा है और इस ऐतिहासिक सभा में अपनी बात रखूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 10-5 मिनट जो भी मैं बात रखूंगा, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। इससे पहले मैं बात रखूं, मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें जरूर यहाँ पर व्यवस्थित हों। मेरे कुछ साथियों ने कहा, देखो पीछे आपके कुछ साथी कुर्सी जो धूप में है उनको बटोर कर छांव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये मनसा नहीं है। मैंने जब ये मंच शुरू हुआ था तब भी बोल के गया था आपसे, और मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा, जो कुर्सी पीछे लगा समेट रहे हैं वहीं रोक दो। हम आज अलग अलग जिलों से, अलग अलग जनपदों से, पूरे उत्तर प्रदेश से लखनऊ में इकट्ठा हुए, और इसमें कोई भीड़ नहीं है। इसमें वो लोग बैठे हुए हैं जो पिछले 9 सालों से, पिछले 5 सालों से, पिछले 2 सालों से भीम आर्मी को सींचने का काम कर रहे हैं। इस समाज को
अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज आपसे पूछना है, जब आप अपने जनपद से, ट्रेन से, बस से, डीसीएम से, ट्रक से यहां तक लखनऊ आ सकते, क्या हम अगले आधा घंटा इस धूप में नहीं बैठ सकते? हाँ या ना? सबसे पहले मैं अपनी पूरी प्रदेश कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो उत्तर प्रदेश भीम आर्मी की प्रदेश कमेटी है, कि इतनी अनुशासित कमेटी कि मुझे उनसे कहना भी नहीं पड़ा। कोई भी व्यक्ति मंच पर मौजूद नहीं है, सारे लोग हमारे नीचे बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अनुशासन में मंच से शुरू करना चाहूंगा। मैं अगले 5 मिनट बात नहीं रखूंगा। मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जनाब बोले तो आप लोग अनुशासित तरीके से बैठ जाएं। मैं मंच पर जितने भी साथी हैं भीम आर्मी के, आप सभी से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा इस मंच पर कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। कोई भी मतलब एक भी आदमी नहीं मौजूद रहेगा। आप सब नीचे आओ। भीम आर्मी का कोई भी आदमी मौजूद नहीं रहेगा और जो हमारे गेस्ट हैं वही लोग बैठेंगे। सिर्फ सब लोग नीचे आ जाओ। क्योंकि कल को जो प्रदेश के लोग नीचे बैठे हुए हैं मुझसे सवाल जवाब करेंगे कि अध्यक्ष जी आपका मैंने कहना माना, लेकिन कुछ लोग मंच पर अनुशासन नहीं दिखा पा रहे थे। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि आप आ जाओ। दूसरा, ये अगल बगल में जो मेरे लोग बैठे हुए हैं ये मेरे उच्च पदाधिकारी हैं, प्रदेश के, मंडल के, जिले के और भी तमाम सीनियर साथी जो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और एक कहावत है कि कोई संगठन जो चलता है वो लीडर की शैली से चलता है। इंग्लिश में कहते हैं लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट। और मैं आज आपके बीच में ये कहता हूं कि अपने प्रदेश कमेटी के सभी साथियों से कि जो धूप में पीछे कुर्सियां लगी हैं इन पर सबसे पहले बैठने का काम हम लोग करेंगे। हम यानी हम भी आपके साथ में हैं। पूरी प्रदेश कमेटी के लोग पीछे जाकर बैठे धूप में, जिससे कि ये लोगों को एहसास हो कि छांव की हमें आवश्यकता नहीं। आधा घंटा अगर आपने धूप में कह दिया, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव, कि जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सुनेंगे तो आज लखनऊ की सरजमी से तानाशाहों के ताबूत में कील ठोकने का काम इनसे मंच से किया जाएगा। बस आप मुझे साहस दे दो। इधर उधर जितने लोग बैठे, मैं आपसे एक बार में खाली कहता हूं, अगर आप मेरा मान सम्मान करते हो तो सारे लोग ये वाली कुर्सियां छोड़ के पीछे वाली कुर्सियां पड़े और ये वीडियो और ये फोटो जो मीडिया के लोग दिखावे तो ये कहें लखनऊ में कुर्सियां खाली नहीं थी, कुर्सियां भरी थी। पीछे तक एक लाइन में सब उठ के चले जाएं सारे लोग। मैं खुद आऊंगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां संबोधन करेंगे, मैं आपके बीच में बैठूंगा। मैंने कहा कि मुझे सुविधाओं का बोध नहीं। सारे लोग एक बार चले जाओ आप। ये जो कार्यकर्ता आए हैं अपनी रोटी अपना पानी लेके, आज आपसे खुश होंगे कि हम छाव में, हमें छाव में बैठाया गया, हमारे लीडर आज पीछे बैठे। जो इस प्रांगण के बाहर खड़े, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बहुमूल्य समय आपने दिया है कि कोई अपनी मजदूरी छोड़ के आया है, कोई अपना खेत का काम छोड़ के आया है। अगर इस प्रांगण के बाहर आज आप रोटी और पानी के चक्कर में खड़े रहेंगे तो शायद इतिहास में आपकी तस्वीर जा नहीं पाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रांगण में आज जो भी बैठा है अपनी तस्वीर जरूर खींच लीजिएगा, क्योंकि आज के 50 साल बाद जब भीम आर्मी का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम उसमें दर्ज हो जाएगा। आप भी कह सकोगे कि जो आंदोलन हुआ था, जो बहुजन भाईचारा सम्मेलन हुआ था, उसमें हम भी शरीक हुए थे। सभी लोग गैलरी से बहुत तेजी के साथ पीछे जाए। जो लोग वॉलंटियर हैं वो कुर्सी पीछे लगा दें। ये वाली कुर्सी समेट दो, पीछे आगे की लाइन बैठे रहो। आप मेरा निवेदन मान लो, बहुत आगे तक जाओगे। बहुत लीडर, बहुत उच्च लीडर इस देश की बैठी है, इस प्रदेश की नहीं। जो शख्सियतें आपके सामने बैठी हुई हैं ये वो शख्सियतें हैं जिनका इस देश में नहीं विदेश में भी बहुत मान सम्मान है। मैं चाहता हूं कि जब वो आपको देखें और अगली बार हमारे साथ जब मंच पे आवे तो ये कह सकें कि हम एक ऐसी भीड़ में शामिल होने जा रहे हैं जो अपने प्रदेश अध्यक्ष की एक आवाज पे जहां चाहे वहां बैठ सकती है। सभी लोग पीछे। अब मैं आपको जो बातें कहना जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कहीं आप मुझे यह ना एहसास हो कि आप सोए हुए हैं। हमेशा कहा जाता है कि बहुजन समाज सोया हुआ समाज है, लेकिन मैं नहीं मानता। आज बारिश भी हुई, धूप भी हुई, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, फिर भी खड़ी दोपहरी में आप लखनऊ में बैठे हुए हो। तो क्या कोई कह सकता है कि बहुजन समाज सो रहा है?
क्या कोई कह सकता है कि बहुजन समाज सो रहा है? तो जोर से नारा लगाओ और इतनी जोर से नारा लगाइएगा कि जो सिंहासन पर बैठे लोग हैं उनको कानों तक सुनाई दे कि एक भीम आर्मी लखनऊ के किसी कोने में आज एक सभा कर रही है। और अभी मैं आपसे ये कह दूं, या जो मीडिया के लोग हैं, कि ये किसी फिल्म का टीचर है, टेलर भी नहीं। इसके बाद टेलर दिखावेंगे और अगले साल तक अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत बड़ी फिल्म दिखावेंगे। इतनी बड़ी फिल्म जिसकी आवाज उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली तक पहुंचाएंगे। आवाज लगाइए मेरे साथ, जय भीम। दोनों हाथ खड़ा करिए और अपने कलेजे से आवाज लगाइए, उस कलेजे से जिन कलेजों को पुर्जों को हमेशा दबाया गया है और तुम आज यहां पर शक्ति के रूप में खड़े हुए हो। दोनों हाथ ऊपर कर कर कहो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुजन समाज, बहुजन समाज, भीम आर्मी, भीम आर्मी। भाई विनय रतन सिंह जी, भाई विनय रतन सिंह जी, बहुत बहुत आपका आभार। अब मैं आपके बीच में बातचीत रखूंगा। मेरे साथियों, जैसा कि आपको मात्र एक हफ्ता पहले कहा गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे लीडर जो हमारे आज मंच पर बैठे हैं, इनके साथ मुझे मौका मिला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने का। और एक हफ्ता पहले एक आह्वान किया जाता है कि लखनऊ के इमामबाड़े में बहुजन समाज के लोग, जिनमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी सभी लोग शामिल होंगे। और जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो मुझसे कई लोग ये सवाल करते हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतनी बड़ी भीड़ का दावा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज उन लोगों को इस मंच से जवाब देता हूं कि मंच, वो कार्यक्रम भी वहां से स्थगित करके हम यहां लेकर आए। अपने लोगों को रोका भी गया कि मत आओ, आप जितने लोग चल चुके हैं उतने लोग आओ। आप बताओ, क्या एक हफ्ते की तैयारी कम है? क्या एक हफ्ते की तैयारी कम है? और मैं अपने लीडर जो मंच पर बैठे, मैं आपसे भी अध्यक्ष जी कहना चाहूंगा कि ये एक हफ्ते के लोग हैं, जो लोगों को एक हफ्ते पहले मैसेज दिया गया। अगर एक महीना पहले दे दिया जाता तो आज लखनऊ की सड़कें नीली नीली दिखाई देती हैं। अध्यक्ष जी, जो लोग हमें छोटा संगठन कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी के नेता छोटे हैं, आज आप लोगों ने उन लोगों को जवाब दिया है लखनऊ की सरजमी से कि हम छोटे हैं, लेकिन हम कैसे बड़े हो रहे हैं यह आपको भी एहसास नहीं हो पाएगा। और मैं कह रहा हूं, आज लखनऊ में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं हमेशा अभी एक जिले में गया था तो एक बात मैंने कही थी कि जब शहीद आजम भगत सिंह छोटे थे तो एक बार खेत में वो कुछ बो रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, तो किसी ने कहा कि क्या बो रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा बंदूकें बो रहा हूं। और वो बंदूकें जो उन्होंने कहा था वो 23 साल की उम्र में उन्होंने दिखाया। वो बंदूकें, वो बारूद उन्होंने दिखाया। जब मुझसे ये लोग कहते हैं कि ये जिले जिले जाकर ये टीम जो तैयार की जा रही है, इसका मकसद क्या है, तो मैं उनको यही कहता हूं कि मैं बारूद तैयार कर रहा हूं। ये बारूद तैयार कर रहा हूं अलग अलग जनपदों में जाकर। और जो लोग कहते हैं कि दबे कुचले शोषित समाज के लोग हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं भले 25 साल लगे, भले मैं मर जाऊं, ये एक दिन जब बारूद धमाके में बदलेगा तो ये पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को सुनाई देगा। ये भीम आर्मी की जड़ें जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 9 साल पहले एक बीज बोया था, आज इसकी जड़ें बरगद का रूप ले चुकी हैं, धरती के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, किसी को एहसास नहीं। ये वो नौजवान लोग बैठे हैं जिन्हें कभी जान की परवाह नहीं, जिन्हें पैसों की परवाह नहीं, जिन्हें अपने परिवार की नहीं परवाह, एक आवाज पे अपने नेता के ये जान देने को भी तैयार रहते हैं और जान लेने को भी तैयार रहते हैं। एहसास कराता हूं मैं आपको एक आवाज में, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? तो जो यहां पर लीडर बैठे हैं उन सबको
एहसास कराइएगा कि जब भी कभी अब दोबारा आह्वान होगा, आज तो मैंने कहा कि ये टीचर था, अगले 2 महीने के अंदर में जनाब से मेरी बातचीत हुई और ये जो अभी माहौल है ईरान का, वो जैसे ही थम जाएगा हम फिर से तैयारी करेंगे और इस बार जो तैयारी होगी वो बड़ी तगड़ी होगी। इतनी बड़ी तगड़ी तैयारी कि लोग ये एहसास करें कि ये धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्या बिगाड़ने के लिए तैयार है आप? तो फिर यहां से वापस जाने के बाद जो भी महीने बचे हैं अपने संगठन को और मजबूत कर लीजिएगा। एहसास कराइएगा लोगों को, जिन लोगों ने इन गरीब मजलूमों को चींटे मकोड़े समझ रखा है, उन तानाशाहों को एहसास दिलाइएगा कि हम चींटे नहीं हैं, हम हाथी हैं। बस केवल हम अपनी ताकत भूल गए थे, लेकिन जब भीम आर्मी संगठन बना तो उसने हमें हमारी ताकत का एहसास कराया और जब हाथी मतवाला हो जाता है तो बड़े बड़े महल खंडहर कर देता है। हम कूच करेंगे बहुत जल्दी उन महलों की ओर जिन्होंने हमारी जमीनें छीनी, जिन्होंने हमारा हक छीना, जिन्होंने हमें और हमारे पूर्वजों को बदतर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया। क्या तुम भूल गए उनका बदला? क्या तुम्हें जो बता के गए कानों में कि हमने जिल्लत की जिंदगी दी, आज हम सब कुर्सी पर बैठे हुए। एक दौर ऐसा था कि हमारे पूर्वजों को कुर्सी पर बैठने पर लाठी से मारा जाता था, चारपाई पर बैठने से लाठी से मारा जाता था, लेकिन आज आपको इतनी ताकत मिली तो लाठी तो छोड़ो, हम तलवारों से भी नहीं डरते। क्या डरते हैं हम? डरते हैं हम? नहीं डरते। मैं माननीय अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूं कि आपने इन नौजवानों को, जहां एक तरफ कुछ नौजवान इसलिए तैयार किए जा रहे हैं कि धार्मिक धर्मों के नाम पर दंगे करें, कहीं मस्जिद के सामने जाकर हुड़दुम करते हैं, कहीं गुरुद्वारे के सामने जाकर हुड़दुम करते हैं, आपने एक ऐसी लीडरशिप तैयार की जो अपने महापुरुषों को पढ़ने का काम कर रही है। और आज इस मंच से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी वाले सिर्फ नारे लगाते हैं, तो मीडिया के लोग मौजूद हैं, मेरी बात जरूर पहुँचाइएगा। हाँ, हम नारे लगाते हैं, ये सत्य है कि हम नारे लगाते हैं। नारे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें कभी बोलने नहीं दिया गया था, ये हमारी आवाज को दाब दिया गया था। बड़े वर्षों बाद ये साहस पैदा किया है, अब तो बोलेंगे जोर से। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो और दर्द पैदा कीजिए, हम बराबर और जोर से बोलते रहेंगे। एक बाबा जी का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि भीम आर्मी को अगर जल्द से जल्द निस्ता नाबूद ना किया गया तो ये जल्द लादेन का रूप ले लेगी। देखा आपने वो वीडियो? हालांकि ऐसे बाबाओं को इतने बड़े मन से ज़्यादा अहमियत देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इतना खाली कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम लादेन हैं तो आप गलत फहमी में हैं। अगर आप दुस्साहस करेंगे हमें दबाने का तो हम लादेन से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, इस बात को भी नोट करके रखिएगा। और मैं अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ कि अगर आज आपने अपना खून देने का वचन लिया और भीम आर्मी में सदस्यता ली है, मर जाइएगा लेकिन डरिएगा नहीं। अगर मर गए तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज नहीं तो आने वाली पीढ़ी भीम आर्मी का इतिहास लिखेगी और तुम्हारा नाम उसमें 2 लाइन का जरूर लिखा जाएगा। और जब तुम्हारी पीढ़ी कभी वो किताब उठाएगी और उसमें तुम्हारे नाम पढ़ेगी तो गर्व से कहेगी कि जब लड़ाई चल रही थी तो कुछ लोग डरे हुए अपने घरों में बैठे थे, लेकिन मेरा पिता, मेरा चाचा, मेरा भाई उस लड़ाई में लड़ा था, वो डरा नहीं था, लड़कर मरा था। और मैं आज आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मरेंगे तो सब, जितने प्रांगण में बैठे हैं सबको मरना है साहब, कोई जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ये तय करना हमारे और आपके हाथ में है कि हम डरकर मरना चाहते हैं या लड़कर मरना चाहते हैं। तेज से बोलो। अगर लड़कर मरना चाहते हो तो यहाँ से वापस जाने के बाद में मैंने जो कहा, जो बारूद तैयार किया जा रहा था उसमें और बारूद भरने की तैयारी करिएगा।
मैं बहुत जल्दी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेके आपके जनपद जनपद पहुंचूंगा और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह आश्वासन देता हूं अपनी भीम आर्मी की टीम से, उत्तर प्रदेश की टीम से, कि अध्यक्ष जी ये कम समय में किया गया कार्यक्रम है। आज ये तस्वीरें जब जाएंगी तो लोगों को एहसास होगा कि हमने इनको पैसे नहीं दिए, हमने इनसे ये नहीं कहा कि आप जो है 10-10 बसें करके ले आइएगा। मैं रात का मंजर अध्यक्ष जी देख रहा था, 1 बजे रात में यहाँ ये महिलाएं जो सामने बैठी हुई, ये महिलाएं यहाँ घास में लेटी हुई थी, कुछ महिलाएं झंडा लगाने का काम कर रही थी। मैं जब ये देखा तो मुझे लगा कि मेरे माँ ने जिस रास्ते पे मुझे भेजा है वो रास्ता सही है। जब हमारे समाज के लोग आधी रात में आकर आधी रात में भीम आर्मी का झंडा तैयार कर रहे होते हैं तो मैं गुजार करता हूं अपने समाज का कि मेरे समाज के लोगों, अगर मरूंगा और मरने के बाद में दफन हुआ तो इसी नीले झंडे में दफन होना पसंद करूंगा, इसके अलावा और कुछ पसंद नहीं करूंगा। और जब तक मैं रहूंगा इस बात को खुले मन से आज कहता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा तब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार इस संगठन में ही जीवित रहूंगा और इस संगठन में ही मरूंगा, इसके अलावा कहीं कहीं नहीं जाने का मेरा कोई तात्पर्य रहेगा। अगले 6 महीने, अगले 1 सालों में मुझे नहीं पता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रहूं या किसी और पद पे रहूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अनुशासन के दायरे में रहते हुए भीम आर्मी को अगले 1 सालों में बहुत बड़े मुकाम पे ले जाने का ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बस आपको साथ देने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात खत्म करने के पहले आप सबको एक बार जोश दिलाकर और फिर अपनी बात को जय भीम कर समाप्त करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि हमारे दोनों मुख्य अतिथि जी जो यहाँ पर मौजूद है उनको बहुत ही इत्मीनान के साथ सुनिएगा, उनकी एक एक बात अपने जहन में रखिएगा कि वो क्या कह के गए हैं, उसको सुन के जाइएगा। मैं जाते जाते आपको एक बार फिर से नारे का उद्घोष करता हूं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बात बड़ी अहम कही जिसको मैं थोड़ा और इस पर बात करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते का ये मेरा कार्यक्रम था, 1 हफ्ते में तय हुआ। मैं थोड़ा और संशोधन कर दूं, ये 1 हफ्ते का नहीं, ये मात्र 1 दिन का है। 1 हफ्ते पहले तय हुआ था बड़े इमामबाड़े का, लेकिन अचानक ये ईरान और इजराइल की जंग को देखते हुए वहाँ से स्थगित किया गया, तो मात्र मेरे पास 1 दिन बचा था। कल 12 बजे यहाँ लॉन में बात हुई, इस लॉन की बात हुई है और 12 बजे के बाद यहाँ पर ये तंबू का नाच जो आप देख रहे हैं, जिसके नीचे आप बैठे हैं, ये लगाए गए हैं। ये अपने आप में बड़ी अहम बात है। और आज जो इन्होंने एकता की बात कही है, तो लड़ के मर जाना लेकिन डर के नहीं मरना। आज आपके सामने एक मिसाल है ईरान की, देख लीजिए। तमाम इजराइल, अमेरिका ने आज सुबह भी हमला करा, अभी तो इजराइल ईरान से लड़ रहा था, ईरान इजराइल से अकेले लड़ रहा था, लेकिन आज अमेरिका भी कूद पड़ा उस लड़ाई में और बड़ा हमला किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने अभी तक किसी से मदद नहीं मांगी और डटा हुआ है। यही इनका संदेश था हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जी का। मैं बहुत ही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विजय रतन सिंह जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें, एक बढ़िया संदेश दें। माननीय श्री विजय, एक बार जोरदार न लगाए, माननीय विजय रतन सिंह जी जिंदाबाद, माननीय विजय रतन सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया माननीय संचालन महोदय, इतना अच्छा संचालन करने के लिए विशेष आभार उत्तर प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई डॉक्टर कुलदीप भार्गव और उनकी टीम का इतना अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए। आप सबका भी आभार कि आप सब लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। कार्यक्रम क्या कहूँ, यहाँ की संघीय व्यवस्था के मुंह पर, गैर बराबरी की व्यवस्था के मुंह पर समानता और बराबरी का चांटा मारने के लिए आए। आप सबका भी शुक्रिया, आभार। मैं नवाबों की इस नगरी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ।
मैं इस नगरी को नमन करता हूँ जहाँ बेगम हजरत जहाँ ने अपना राजपाट छोड़ कर के आज़ादी के आंदोलन में सशस्त्र विद्रोह करने का काम किया। मैं नमन वंदन करता हूँ जहाँ सूफी संत बड़े पैमाने पर बसते हैं और अमन और चैन की दुआएं मांगते हैं। मैं उस लखनऊ की नगरी को नमन वंदन करता हूँ। मैं आज विशेष आभार करता हूँ मौलाना कलवे जवाद साहब का, जो उन्होंने हमारे इस निवेदन पर गौर फरमाया और जो लड़ाई आज इस देश के साथ साथ विश्व में चल रही है, आतंकवाद की लड़ाई। आतंकवाद को समझिए क्या है। आतंकवाद किसी व्यक्ति किसी मजहब का नाम नहीं है। गरीब मजलूम पर शोषण करना ही आतंकवाद है। हर उस व्यक्ति पर शोषण करना जो न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, न्याय के लिए सोचता है, उस पर का शोषण करना ये आतंकवादी है। और मैं विश्व में सबसे बड़ा आतंकवादी किसी को मानता हूँ, यहाँ राष्ट्रीय सेवक संघ के लोगों को सबसे बड़ा आतंकवादी विश्व के अंदर मानता हूँ। तो मैं मौलाना साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, झुककर सलाम पेश करता हूँ कि जो इस लड़ाई में आपने भीम आर्मी का कंधा मजबूत करने का काम किया। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी मुश्किल कलवे जवाद साहब के सामने क्या है कि कलवे जवाद साहब का परिवार विदेश में फंसा हुआ है जहाँ लड़ाई चल रही है, और अभी स्थिति ऐसी है उनकी कि वो कार्यक्रम में शरीक होने की स्थिति में नहीं थे। उनकी डिस्क में भी परेशानी है। जिन लोगों को लाठी डंडे और जेल ना रोक पाई उसको बारिश रोक लेगी क्या? जिनको लाठी डंडे और जेल ना रोक पाई हो, क्या उनको बारिश रोक लेगी? और अगर बारिश नहीं रोक सकती तो शांति से बैठ जाइए और सुनिए। ये बारिश कुछ नहीं है, ये तो हमारे स्वागत के लिए आई है, बुलाई गई है कि ये मौलाना साहब ने दुआ पढ़ी थी अभी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुदरत कुछ ऐसा करे कि गर्मी कम हो जाए, तो ये मौलाना साहब की दुआ कबूल हुई। ये सब परेशान मत होइए। तो मैं मौलाना कलवे जवाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना रजा हैदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आज चंद बातें उनसे हुई, मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ 1-2 घंटा बैठना चाहिए और बैठकर सीखना चाहिए। बहुत सारा उनके ज्ञान के पिटारे में बहुत कुछ है। मकसूद अंसारी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद बाबर अरफर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, काजी साहब का। मोहम्मद शरीफुल हसन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जरीफ अली शाह, जाहिद अली शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, सलाम पेश करता हूँ। चलिए शुक्रिया।